दोस्तों आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में दोस्तों एक टिटोरी नाम का गांव पड़ता है और इसी टिटोरी गांव का रहने वाला नाथूराम के पास दोस्तों अपनी करीबन 30 से 32 एकड़ जमीन होती है और गांव का सबसे ज्यादा धनी जमींदार होता है। नाथूराम के पास दोस्तों पैसा और पावर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। यानी कि दोस्तों नाथूराम के पास पैसा और पावर दोनों ही होता है, लेकिन नाथूराम के पास इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती है। नाथूराम हमेशा गरीब लोगों का शोषण किया करता था और नाथूराम ने अपने खेत में 2-3 आलीशान कमरे भी बनवा के रखे थे और इन आलीशान कमरों में हमेशा शराब भरी हुई रहती थी। नाथूराम दोस्तों इन कमरों में बैठ करके रात के समय शराब पिया करता था और गांव की खूबसूरत महिलाओं के साथ अपनी जो रातें हैं उनको रंगीन किया करता था। नाथूराम के खेत में जो भी खूबसूरत महिला एक बार चली जाती थी तो नाथूराम अपने पैसे के बलबूते से उस महिला को अपने बिस्तर तक लेके चला आता था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आज के अंदर पैसों से हर चीज संभव हो जाती है। तो उसी तरीके से जो ये नाथूराम था ये भी दोस्तों पैसे का गलत इस्तेमाल किया करता था और पैसों के बल पर ही अपने गांव की अगर कोई खूबसूरत महिला इसको पसंद आ जाती थी तो उसको अपने ये बिस्तर तक लेके चला आया करता था और उसके साथ अपनी रातें रंगीन किया करता था। नाथूराम दोस्तों गरीब लोग जो थे उनको कुछ पैसे देता था और पैसे देने के बाद उनके घर की जो महिलाएं होती हैं उनको अपने खेत में बुलाता था। बस नाथूराम का यही काम होता है। अब नाथूराम के परिवार में दोस्तों इसका एक इकलौता बेटा भी होता है जिसका नाम सतीश कुमार होता है, लेकिन ये सतीश कुमार भी अपने पिता के ही कदमों में पड़ जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है और खूब सारा शराब पिया करता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसी ही औलाद होगी और वो शराब का इतना आदी हो गया था कि 1 मिनट का समय भी बिना शराब के नहीं गुजार पाता था। सतीश कुमार हर रोज अपने दोस्तों के साथ खेत में बैठ के शराब पिया करता था और इतनी ज्यादा शराब पी लेता था कि घर पर भी कई कई दिनों तक नहीं आता था। लेकिन दोस्तों जब भी घर पे आता था तो वे घर के सदस्यों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करता था। अब दोस्तों सतीश कुमार के इस घर के अंदर एक धर्म पत्नी भी होती है जिसका नाम पलक देवी होता है। पलक देवी दोस्तों एक ऐसी महिला थी जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी। पलक देवी दोस्तों हर समय अपने घर के काम काज किया करती थी और अपने पति की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन दोस्तों जो ये सतीश कुमार होता है यह अपनी पत्नी की सारी बातों को एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल दिया करता था। अब इसके बाद जो ये पत्नी पलक होती है वह इस घर के अंदर रहते हुए बड़ी ही उदास और परेशान रहने लगती है। उसका अकेलापन भी उसको काफी ज्यादा परेशान करने लगता है, लेकिन फिर भी दोस्तों पलक देवी अपने कदमों को नहीं डगमगाती और इस परिवार के अंदर रहते हुए पलक देवी के साथ इसका जो ससुर है नाथूराम ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड करने वाला था कि जिसके बारे में जब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा ना तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा आखिर किस किस कांड को अंजाम दिया नाथूराम ने अपनी बहू के साथ। सारी बातें बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। और दोस्तों जो ये नाथूराम की बहुत ही पलक देवी वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ भी कुछ ऐसा कर सकता है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है दोस्तों और एक तारीख आ जाती है दोस्तों जिस तारीख का नाम होता है 11 मई 2026 का वो दिन था। सुबह करीबन 9 बजे का समय हो रहा था। नाथूराम जो था वह अपने खेत में चला जाता है और नाथूराम के खेत में जाने के बाद अपने काम काज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये घर में पलक होती है ये अकेली रह जाती है, अपने घर के काम काज करते रहती है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 घंटे का समय गुजरता है तो उसी समय नाथूराम अपने खेत से अपने घर पे आता है और जैसे ही वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो नाथूराम देखता है कि उसकी बहू पलक देवी कपड़े धो रही है और जैसे ही पलक देवी कपड़े धो रही होती है तो नाथूराम की जो नजरें हैं वह पलक देवी की खूबसूरती पे पड़ जाती है और पलक देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके नाथूराम अपने मन में विचार करने लगता है कि उसकी बहू देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर है। लेकिन नाथूराम दूसरे पल इस बात को भी सोचने लग जाता है कि उसका जो पति सतीश कुमार है वो अपनी पत्नी को समय नहीं देता और शायद मेरे बेटे सतीश की जो पत्नी पलक है वो इस घर में काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। जब ऐसे ऐसे ख्याल इस नाथूराम के मन में आने लगते हैं तो नाथूराम अपने मन में एक बात ठान लेता है कि चाहे उसको कुछ भी करना पड़े
लेकिन वह अपनी बहू पलक देवी को हासिल करके ही रहेगा। अब जैसे ही ये सारी बातें नाथूराम अपने मन में सोच रहा होता है तो दोस्तों उसी समय पलक की एक पड़ोसन जिसका कि नाम रुक्मिणी होता है, वह दोस्तों इसके घर पे आ जाती है। रुक्मिणी दोस्तों पलक से मिलती है और पलक के पास ही बैठ जाती है। नाथूराम भी दोस्तों वहीं पे बैठ जाता है और अब इसके बाद जो रुक्मिणी थी वो पलक से कहने लगती है कि पलक, कल मैं सत्संग में जाने वाली हूँ और अगर तुम्हें भी मेरे साथ सत्संग में चलना हो तो चलना। तभी दोस्तों जो ये पलक थी वो कहती है कि मैं सत्संग में तो जाना चाहती हूँ और जा भी सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने ससुर से एक बार पूछनी पड़ेगी। अब जैसे ही दोस्तों ये बातें कही जाती है तो नाथूराम भी वहीं पे बैठा हुआ होता है। तभी दोस्तों नाथूराम हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बहू पलक से कहता है कि पलक, तुम कल सत्संग में जरूर चली जाना, क्योंकि सत्संग में जाने से तुम्हारा मन जो है वह काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हल्का भी हो जाएगा और वहां पर तुमको अच्छी अच्छी बातें सुनने और सीखने को मिलेंगी। अब जैसे ही दोस्तों यह बात पलक को कही जाती है तो पलक खुश हो जाती है और पलक जो थी वह रुक्मिणी से कहती है कि रुक्मिणी, कल मैं तेरे साथ सत्संग में जरूर जाऊंगी। अब इस तरीके से नाथूराम उसी समय अपनी बहू से कहता है कि पलक, मैं खेत में जाता हूं और आज रात मैं घर पे नहीं आऊंगा, कल सुबह घर पे आऊंगा। अब ये दो चार बात कहने के बाद नाथूराम जो था वह अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद दोस्तों वह देखता है कि उसका नौकर पवन खेत में कामकाज कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जो ये नाथूराम होता है वह सबसे पहले अपने आलीशान कमरे का दरवाजा खोलता है और इस आलीशान कमरे के अंदर शराब भरी पड़ी हुई थी, तो नाथूराम शराब उठा करके पीना शुरू कर देता है। नाथूराम दोस्तों इसके बाद अपने नौकर पवन को आवाज लगाता है। पवन भी दोस्तों दौड़ा दौड़ा इसके पास चला जाता है, क्योंकि पवन की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वह शराब ही होती है। वह इस बात के बारे में नाथूराम को भली भांति पता होता है, लेकिन नाथूराम जब भी अपने मालिक से पूछता है कि मालिक, आपने मुझे आवाज क्यों लगाई है, तो नाथूराम कहता है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमको शराब पिलाता हूँ। अब दोस्तों पवन भी वहीं पे बैठ जाता है और पवन बैठ के शराब पीने लगता है। साथ में दोस्तों नाथूराम भी शराब पीते रहता है, लेकिन पवन जो था वह उसी समय अपने इस मालिक नाथूराम से कहता है कि जमींदार साहब, मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है, मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। तभी दोस्तों नाथूराम जो था वह अपने नौकर पवन से कहता है कि पवन, मैं तुम्हें 10,000 रुपए तो दे दूंगा और मैं तुम्हें शराब की बोतल भी दे सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों पवन जो था वह पूछने लगता है कि मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपका हर एक काम करता हूँ और आप ही की सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूँ, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तभी दोस्तों नाथूराम जो था वह कहता है कि पवन, तुम्हारे घर में तुम्हारी खूबसूरत पत्नी जिसका नाम रीता है और मैंने उसको कई बार देखा है, वो बहुत ही खूबसूरत महिला है और मैं चाहता हूं कि आज रात तुम्हारी पत्नी रीता मेरे साथ खेत में आए और मेरे साथ थोड़ा समय गुजारे। अब जैसे ही दोस्तों ये बात पवन से कही जाती है तो पवन दोस्तों अपने आप मालिक के सामने चुपचाप बैठ जाता है। नाथूराम भी समझ जाता है कि पवन की यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसके बाद नाथूराम जो होता है अपने इस नौकर पवन से कहता है कि पवन, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा और शराब की एक बोतल भी दूंगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी को खेत में भेज देना। अब दोस्तों पवन वहां पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पवन के घर में बहुत ही गरीबी होती है, बच्चों का स्कूल का फीस भरना होता है, घर के खर्च के लिए भी उसको पैसे चाहिए होती है। तो अब इसके बाद पवन जो है वह इसकी सारी शर्तों को मंजूर कर लेता है। तभी दोस्तों नाथूराम अपनी जेब से करीबन 10,000 रुपए की एक गड्डी निकालता है और वह पवन को दे देता है और एक शराब की बोतल भी दे देता है। पवन खुश हो जाता है और पवन उसी समय शराब की बोतल और 10,000 रुपए लेके गांव में वापस आ जाता है। गांव में वापस आने के बाद पवन अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी रीता से मिलता है और रीता से मिल के कहने लगता है कि मालिक 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 जो है वो हमें 10,000 रुपए दिए हैं। और उसी समय पवन कहता है कि मालिक ने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे ही पल पवन अपनी पत्नी रीता से कहता है कि रीता, मेरे मालिक ने तुमको आज रात अपने खेत में बुलाया है। जैसे ही दोस्तों यह बात रीता सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, लेकिन दूसरे ही पल पवन कहने लगता है कि अगर तुम आज रात खेत में नहीं गई तो कल सुबह नाथूराम हमारे घर पे आएगा और 10,000 रुपए वापस मांगेगा और फिर वह मुझे नौकरी से भी बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही दोस्तों यह बात पवन कुमार की पत्नी रीता देवी सुनती है तो दोस्तों बेचारी वो भी बहुत मजबूर हो जाती है और रीता कहने लगती है कि कोई भी बात नहीं है, मैं उसके खेत में चली जाऊंगी, क्योंकि रीता के घर के अंदर काफी ज्यादा गरीबी होती है और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए रीता किसी भी हद से गुजर सकती थी।
तो अब दोस्तों जब रात हो जाती है तो रात्रि करीबन 9:30 बजे का समय हो जाता है। तो दोस्तों नाथूराम जो था वो फिर से अपने नौकर पवन के पास एक फोन कॉल करता है और पवन से कहता है कि जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर के खेत में आ जाओ। अब इसके बाद दोस्तों पवन जो था वो अपने पत्नी रीता से कहता है कि चलो खेत में चलते हैं और खेत में जाना ही पड़ेगा। अब इस तरीके से रीता और वो पवन नौकर जो था दोनों घर से बाहर निकलते हैं और रात को ही खेत में पहुंच जाते हैं नाथूराम का। नाथूराम अपने कमरे के अंदर बैठ करके शराब पी रहा होता है और जैसे ही दोस्तों नाथूराम की नजर पवन की पत्नी रीता की खूबसूरती और सुंदरता पे पड़ती है तो नाथूराम अपने मन में विचार करने लगता है कि आज जो उसकी सारी इच्छाएं हैं, सारी मनोकामनाएं हैं जो काफी दिन से पूरी नहीं हो रही थी, वो सारी इच्छाएं रीता के साथ पूरी हो जाएंगी। अब इस तरीके से नाथूराम दोस्तों इस कमरे से बाहर निकलता है, पवन कुमार जो नौकर था उसके पास आता है और पवन से कहता है कि पवन तुमको इस कमरे के बाहर ही बैठना पड़ेगा। अब पवन नाथूराम इसकी पत्नी रीता का हाथ खींच करके कमरे के अंदर लेकर के जाता है और उसके बाद नाथूराम इस महिला रीता से कहता है कि कमरे का दरवाजा बंद कर दो। अब रीता मजबूर होकर के कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और फिर दोस्तों इसके बाद जो ये नाथूराम और रीता इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते। रीता मना करती रही लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों नाथूराम इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करता रहा। नाथूराम इस गलत काम को काफी देर तक अंजाम देता है और जैसे ही नाथूराम की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो नाथूराम उसी समय अपने गले से एक सोने की चैन उतारता है और वो ये सोने की चैन इस महिला रीता देवी को दे देता है क्योंकि नाथूराम का मन काफी ज्यादा खुश हो गया था और रीता से कहता है कि तुम्हें जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े बेझिझक मुझसे बोल देना। अब रीता को जब वो सोने की चेन दी जाती है तो रीता देवी दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रीता देवी के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि सोने की चेन की नॉर्मल सी कीमत क्या होती है। रीता सोने की चेन लेकर के थोड़ी सी शांत हो जाती है लेकिन रीता का यहाँ मजबूरी का फायदा उठाया गया था। अब इस तरीके से जमींदार जो था वो रीता से कहता है कि तुम अपने पति के साथ घर पे जा सकती हो। उसके बाद दरवाजा खोला जाता है, रीता इस कमरे से बाहर निकलती है और फिर पवन कुमार अपनी पत्नी को लेकर के गांव में अपने घर पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों नाथूराम एक ऐसा चालाक व्यक्ति होता है कि थोड़ी ही देर के बाद नाथूराम अपने नौकर पवन के पास फोन कॉल करता है और नौकर पवन से कहता है कि जब भी मेरा मन करेगा तुम अपनी पत्नी को लेके खेत में आ जाना और मैं तुमको इसके बदले में पैसे भी काफी ज्यादा दिया करूंगा और साथ ही साथ शराब भी दिया करूंगा। अब दोस्तों पवन को जब दोनों चीजें मिलने लगती है तो पवन पैसे के लिए भी हाँ भर देता है, शराब के लिए भी हाँ भर देता है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये नाथूराम है अपना फोन काट देता है। लेकिन दोस्तों नाथूराम अब आगे भविष्य में चलकर इन्हीं कामों को अंजाम दे करके और भी बहुत बड़े बड़े कांड को करने वाला था जिसके बारे में उस गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था और ना ही पलक जानती थी, ना ही पलक का पति जानता था। और अब दोस्तों इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। घर के अंदर पलक देवी अपने कामकाज खत्म कर रही होती है और अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। तो अब पलक का जो ये पति होता है सतीश कुमार, वो अभी खाना खाने के बाद घर से बाहर निकल जाता है और घर में जो यह पलक देवी होती है वो सारे कामकाज खत्म करने के बाद अपनी पड़ोसन रुक्मणी के पास फोन कॉल कर देती है। अब रुक्मणी जो थी वह कहती है रुक्मणी से कि रुक्मणी तुम मेरे घर पे जल्दी से आ जाओ, अब हम लोग सत्संग में चलेंगे। नाथूराम वहीं पे बैठा हुआ होता है। नाथूराम ये सारी बातों को सुन रहा होता है। दोस्तों उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि क्या होता है। अब जो ये नाथूराम होता है उसी समय यानी आज के समय में नाथूराम एक बहुत बड़े कांड को करने वाला था। अब इस तरीके से जब पलक देवी रुक्मणी को सारी बातें कहकर अपने घर पे बुला लेती है तो जो ये रुक्मणी थी वो कहती है कि पलक आज मैं तेरे साथ सत्संग में नहीं जाऊंगी, मेरी माँ का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गया है और मुझे अपने घर पे जाना पड़ेगा, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है। जब ऐसी बातें रुक्मिणी इस महिला के सामने कहती है तो जो ये पलक थी कहती है कोई भी बात नहीं है, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम्हें उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। अब रुक्मिणी उसी समय पलक के घर से बाहर निकल जाती है और अपनी माँ के घर पे चली जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है तो उसी समय नाथूराम अपनी बहू पलक से कहने लगता है कि पलक तुम्हें सत्संग में जाना जरूरी है और सत्संग में जाने के बाद तुम्हारा समय भी अच्छा कट जाएगा और तुम्हें कुछ अच्छी बातें सीखने को भी मिलेगी। तब पलक कहती है कि मैं किसके साथ जाऊं, क्योंकि जो मेरी पड़ोसन थी वो भी अपनी माँ के पास चली गई है।
तभी दोस्तों जो ये नाथूराम था वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पे चलो और जैसे ही खत्म हो जाएगा सत्संग हम लोग घर पे वापस आ जाएंगे। अब इस तरीके से नाथूराम जैसे तैसे करके अपनी बहू पलक को मनाने में कामयाब हो जाता है। पलक कहती है कि मैं अभी 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, और अब इस तरीके से नाथूराम उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल बाहर निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों नाथूराम जो था वह उसी समय अपनी दाढ़ी बनाने का अस्तूरा उठा करके अपनी जेब में रख लेता है, और उसके बाद अपनी बहू पलक से कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, सत्संग में जाना है। पलक दोस्तों घर से तैयार होके निकलती है और इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है, लेकिन पलक को भी पता नहीं था कि आज उसके और उसके ससुर के बीच में क्या होने वाला है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये नाथूराम है यह अपनी बहू को लेकर के सीधा जहां पे सत्संग हो रहा था वहां पे पहुंच जाते हैं। रास्ते में दोस्तों नाथूराम ने अपनी बहू के साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं की और ना ही पलक ने अपनी ससुर के बारे में कोई भी ऐसी बात सोची। दोस्तों नाथूराम अपनी बहू के पास ही बैठ के सत्संग सुन रहा था, लेकिन तभी नाथूराम का जो दिमाग है वो अपनी बहू की खूबसूरती के देख करके पागल हो जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों नाथूराम जो था वह उस समय अपनी बहू के साथ कुछ भी नहीं करने वाला था। तो नाथूराम ने सोचा कि जब तक मेरी बहू सत्संग सुन रही है तब तक मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरी नौकर की पत्नी है उसको अपने खेत में बुला लेता हूँ और उसके साथ अपनी रातें रंगीन कर लेता हूँ। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जहां पर सत्संग हो रहा था वहां से दोस्तों जो इसकी खेत की दूरी थी वो लगभग करीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास थी, जहां पर नॉर्मल तरीके से कोई इंसान अकेला भी पैदल 15 से 20 मिनट में जा सकता है। तो नाथूराम जो है वो पवन कुमार रीता देवी दोनों के पास फोन कॉल कर देता है और पवन से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर के मेरे खेतों में फार्म हाउस पे आ जाओ। अब दोस्तों जो ये पवन कुमार का नौकर जो था वह तो बस नाथूराम के फोन का इंतजार करता था, क्योंकि इनको पैसा मिलता था। नाथूराम अच्छे खासे पैसे पवन कुमार को देता था, तो पैसे के लेकर के उनके घर की स्थिति सही हो रही थी। तो जब भी नाथूराम उनको याद करता था तो पवन कुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर पहुंच जाया करता था। तो उस समय दोस्तों जो ये नाथूराम है 20 मिनट का उनको समय दे देता है। तो पवन कुमार कहता है कोई बात नहीं है मालिक, 15 से 20 मिनट में हम लोग आपके फार्म हाउस पे पहुंच जाएंगे। और अब उसके बाद जो ये नाथूराम है यह अपनी बहू से कहने लगता है कि बहू पलक, मुझे थोड़ा सा अपने फार्म हाउस में काम है, तो तुम आराम से सत्संग सुनो और उसके बाद मैं आधा से 1 घंटे में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अब पलक को क्या पता था कि मेरा ससुर क्या करने जा रहा है या क्या नहीं करने जा रहा है। पलक को दोस्तों इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं था। और अब इसके बाद जो ये नाथूराम होता है यह दोस्तों अपनी बहू को सत्संग में छोड़ के जहाँ पर इसका खेत में फार्म हाउस था वहां पे आ जाता है। और वहां पे आने के बाद जो ये नाथूराम है ये अपने कमरे में जाकर बैठ करके इंतजार करने लगता है रीता देवी का, और बैठे बैठे दोस्तों काफी ज्यादा शराब भी पी लेता है। और दोस्तों शराब ये इतनी ज्यादा पी लेता है कि नाथूराम की अब इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि वह किसी भी इंसान को पहचान सके। और दोस्तों करीबन 15 से 20 मिनट का समय गुजरने के बाद जो यह पवन कुमार था यह अपनी पत्नी रीता को लेकर के नाथूराम के पास पहुंच जाता है। दोस्तों नाथूराम रीता देवी को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और रीता देवी भी दोस्तों काफी ज्यादा खुश थी उसको देखकर। और जो ये पवन कुमार था वह घर के बाहर बैठ जाता है बेचारा। और जो ये रीता देवी है अब सोचो कि पैसों से क्या क्या चीज खरीदी जा सकती है। पति बाहर बैठा है और पत्नी किसी गैर मर्द के साथ कामकाज कर रही है। दोस्तों रीता जो है वो नाथूराम के कमरे में चली जाती है और अंदर से जाके दरवाजा बंद कर लेती है। और अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वहां पर नाथूराम नशे की हालत में ऐसे ही था। तो शुरुआत में तो नाथूराम रीता देवी से कुछ बातें करता है और दोस्तों काफी समय गुजर जाता है, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुलता है। लगभग करीबन 2 घंटे का समय बीत जाता है। बाहर बैठा हुआ पवन कुमार भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ सत्संग सुन रही जो पलक देवी थी वो भी अपने ससुर का इंतजार कर रही थी, लेकिन आधे घंटे का 1 घंटे का बोल करके जो पलक का ससुर जो था वो करीब 2.5 से 3 घंटे का समय गुजर चुका था। पलक सोच रही थी कि यार ससुर जी आए क्यों नहीं, क्योंकि इतनी रात को ससुर जी वहां पर रुक भी नहीं सकता है, इतनी रात को फार्म हाउस पे क्या करेंगे। तो यही सोच करके जो ये पलक देवी है वह पैदल पैदल सत्संग से अपने यानी फार्म हाउस जो है उसी की तरफ चल देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पलक को लगा कि हो सकता है कि ससुर के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो जिसके कारण मेरा ससुर वापस ही ना लौटा हो। और दूसरी तरफ दोस्तों फार्म हाउस पे बैठा हुआ पवन कुमार
अपनी पत्नी का बाहर आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन दोस्तों नाथूराम ने उस दिन इस रीता देवी को बिल्कुल भी कमरे से बाहर नहीं निकाला और उसके साथ गलत रिश्ते कायम करता रहा। दोस्तों लगभग करीबन आधे घंटे का समय गुजर जाने के बाद जो यह पलक देवी है वो सीधे ही अपने फार्म हाउस पे पहुंच जाती है। फार्म हाउस पे पहुंचने के बाद दोस्तों बाहर बैठा हुआ पवन कुमार के नजरें पलक देवी पे चली जाती है। तो अब रात्रि के लगभग 12 से 1 बजे का वह समय हो रहा होगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब पलक देवी पवन को वहां पर देखती है तो थोड़ी अफसोस में पड़ जाती है कि आखिर पवन यहाँ रात में क्या कर रहा है। तभी दोस्तों पलक देवी पवन के पास आती है और पवन से कहती है कि पवन आखिर तुम इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पवन दोस्तों वो कुछ नहीं बोलता है, थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब पलक देवी जो होती है दोबारा तिबारा इस लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब पवन कुमार जो है वह पलक देवी से कहता है कि मालकिन मैं तो यहाँ पर ऐसे ही बैठा हूँ। तभी पलक देवी जो है ये पवन से कहने लगती है कि तुम्हारे मालिक भी यहाँ पर आए थे लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब दोस्तों पवन कैसे कहे कि वह मेरी पत्नी के साथ रातें रंगीन कर रहा है। तभी दोस्तों पलक जो है वो अपने आप को शांत नहीं कर पाती है और वो ढूंढने लगती है अपने ससुर को, और जहाँ पर 2 कमरे बने हुए थे वहां पर चली जाती है और देखती है कि अंदर से कमरे का दरवाजा बंद होता है। यहाँ पर दोस्तों जब अंदर से दरवाजा बंद होता है तो पलक को एक अलग ही डाउट सा हो जाता है कि आखिर ससुर ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया और बाहर पवन कुमार नौकर भी बैठा हुआ है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। तो दोस्तों पलक देवी काफी ज्यादा समझदार थी, उसने दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि साइड में एक खिड़की बनी हुई थी तो उस खिड़की से वो अंदर का नजारा देखना शुरू कर देती है। और दोस्तों जब पलक देवी अंदर का नजारा देखती है तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पलक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों अंदर जो कुछ भी चल रहा था आप सभी लोगों को पता था कि जो उसका ससुर था वो गैर महिला के साथ रातें रंगीन कर रहा था। दोस्तों जब अपनी आंखों से पलक अपने ससुर को ऐसा काम करते हुए देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है और कहीं ना कहीं जो ये पलक थी इसके दिमाग में भी गलत साइकोलॉजी बैठ जाती है और सोचने लगती है कि यार मैं तो खुद अपने पति से परेशान हूँ और मेरा जो ससुर का पूरा पूरा फायदा जो है वो कोई और महिला उठा रही है। तो यहाँ पर जो ये पलक देवी है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और साइड में आ करके जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। तभी दोस्तों अंदर से जो ये नाथूराम होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़े होकर के दरवाजा खोलता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही दरवाजा आकर के खोलता है और सामने जब अपनी बहू पलक को देखता है तो उसका पूरा गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। और उसके बाद नाथूराम अपनी बहू से पूछने लगता है कि बहू तुम यहाँ पर कैसे आई हो, मैं वहां पर थोड़ी देर में आ रहा था। तभी पलक कहती है कि तुम आते कैसे, तुम तो यहाँ पर अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, आखिर ये महिला कौन है। तभी दोस्तों जब पलक महिला की तरफ देखती है तो पलक महिला को पहचान जाती है कि ये तो पवन की पत्नी है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये रीता देवी थी वो तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल जाती है और अपने पति के पास आके कहती है कि अब यहाँ से निकलने में ही फायदा है। और अब उसके बाद दोस्तों जो ये रीता देवी थी वो तुरंत ही अपने पति को लेकर वहां से फरार हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों जो ये नाथूराम था अपनी पलक बहू के सामने नजर नीचे करके खड़ी हो जाता है और अपनी बहू से कहने लगता है कि बहू मुझे माफ कर देना, तुमको तो पता है कि तुम्हारे सासू को गए हुए कितने दिन हो गए हैं और उसको जाने के बाद कभी किसी मुझे महिला का प्यार नहीं मिला, इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों यहाँ पर पलक अपनी इच्छा अपने ससुर के सामने रखती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा भी तो मुझे खुश नहीं रखता है, तुमने मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचा। दोस्तों यहाँ पर पलक का ससुर जो था वह कहता है कि बहू मैंने तुम्हारे बारे में कई बार सोचा लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई काम कर सकूं। अब इसके बाद दोस्तों पलक अपने ससुर का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे के अंदर लेके चली जाती है। और दोस्तों जब कमरे के अंदर ले जाती है तो दोस्तों दोनों के बीच में जब गलत रिश्ते कायम होते हैं तो दोस्तों जो जो ये पलक देवी थी दोस्तों उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी हालत ऐसी कंडीशन हो जाएगी। लगातार 2-3 घंटे तक जब उन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं तो अब उसके बाद पलक की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि पलक जो है वह दोस्तों जब उस कमरे से बाहर निकलती है तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती है। तो दोस्तों इस तरीके से बहू और ससुर की मुलाकात हुई। और अब इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद ये बात सतीश उसके बेटे को पता चल जाता है। तो दोस्तों बेटे ने एक षड्यंत्र रचा और एक दिन दोस्तों वह अपने पिता और अपनी पत्नी दोनों की ही हत्या कर देता है। अब दोस्तों जब हत्या हो जाती है खेत में ही तो दोस्तों कुछ लोग देख लेते हैं, उसके बाद नजदीकी थाने को सूचित किया जाता है।
थाने से पुलिस आती है, उन दोनों को दोस्तों बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सतीश कुमार को अपनी हिरासत में लेके पूछती है। तो सतीश कुमार दोस्तों अपनी सारी बातों को बता देता है और अब दोस्तों ये बात भविष्य के गर्भ में है कि जज साहब सतीश कुमार को क्या सजा देंगे। दोस्तों इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।